दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस सब में। यह क्लास है 14 क्लास है, यानी कि 14वीं क्लास है। इसके पहले आपकी 13 क्लासें कंप्लीट हो चुकी। ये स्पेशल साइंस सीरीज किसके लिए है? वह है रेलवे ग्रुप डी और सुपर टेट के लिए। अब स्टार्ट करते हैं 326 नंबर से। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? जल के अणुओं का अपघटन होता है। सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। जब हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, तो इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में जल के अणुओं का अपघटन होता है। जल के अपघटन के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होती है। हमने पहले भी आपको बताया था, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे करते हैं तो वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वातावरण से और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन कैसी गैस है? ये जीवनदायिनी गैस होती है, यानी कि सांस के रूप में, श्वसन के रूप में हम ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित ग्रैना में संपन्न होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हरी पत्तियां। उन हरी पत्तियों में क्या उपस्थित होता है? ग्रैना उपस्थित होता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण में डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले स्ट्रोमा में संपन्न होता है। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। हिंदी में इसको रंध्र कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 327। भूमि से जल मूल रूम यानी कि रूट हेयर में प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है? देखिए, चूसड़ दाब के कारण, चूसड़ दाब के कारण भूमि से जल मूल रूम में प्रवेश करता है। हम सभी को पता है कि जो पानी और खनिज लवण को जो खींचते हैं ऊपर, वह जाइलम के माध्यम से ऊपर आता है। किसके माध्यम से आता है? जाइलम के माध्यम से। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? फ्लोएम जो भोज्य पदार्थ पेड़ पौधे बनाते हैं वह विभिन्न शाखाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम। और खनिज पदार्थ और पानी यानी कि जल का अवशोषण कौन करता? वह करता आपका जाइलम। अब क्वेश्चन है 328। प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? यह देखो, कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। प्लाज्मा झिल्ली की बात की जाए, जो कोशिका होती है, तो कोशिका में जल खनिज लवणों के जो आ रहे खनिज लवण या निकल रहे, उनको यह कंट्रोल करने का कार्य करती क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका क्या होती है? कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है जिससे मिलकर शरीर का निर्माण होता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। देखिए, इसका जो आंसर है वह सी होगा। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका में जल खनिज लवणों में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका का बाहरी आवरण प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 329। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई क्या है? तो यह होती लाल रोशनी में। कैसी होती? लाल रोशनी में। वैसे भी तरंग दैर्घ्य की बात करें, या सबसे ज़्यादा जो हमें कलर डायरेक्ट विजुअल होता दिखाई पड़ता है, वह रेड होता, लाल ही होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी लाल रोशनी होती है। लाल प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपसे पूछा जाए किस रंग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती, वह रंग होता रेड कलर, यानी कि लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम बैगनी प्रकाश में होती है। ये पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है सबसे कम किस में होती है, वह रंग होता बैगनी। हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। हरे यानी कि हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया, हरा प्रकाश होगा, उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण के लिए 1 से 2% ही प्रकाश की आवश्यकता होती है। आपसे पूछा कितने परसेंट प्रकाश की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण की? उस समय 1 से 2% की जरूरत होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 330। भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा? वह है चावल। कौन सा है? चावल। चावल आपका पश्चिम बंगाल में भी खाया जाता है,
दक्षिण भारतीय राज्यों में भी खाया जाता है, पूर्वी राज्यों में, यूं कहे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? चावल खाया जाता है। और चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा पोषक तत्व होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, यानी कि ऊर्जा हमें प्रदान करता है। चावल भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला एक अनाज है। सबसे अधिक इसका उत्पादन कहाँ होता है? वह होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 331। वन अनुसंधान संस्थान इस स्थित है, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह है देहरादून, यानी कि उत्तराखंड। कहाँ स्थित है? देहरादून, यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन आपकी देहरादून है। और ये किस राज्य में देहरादून है? वह आपका उत्तराखंड में। यह एक उत्तरी राज्य है। कैसा राज्य है? यह एक उत्तरी राज्य है। वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, यानी कि उत्तरांचल या उत्तराखंड में ही स्थित है। भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईओसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, यह कहाँ है? देहरादून में। कोलकाता सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्रण संगठन, ये कहाँ है? ये कोलकाता का है। और शिमला में क्या है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि आलू का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? शिमला में है। अब देखते हैं 332। अवांछनीय पौधे यानी कि अनवांटेड प्लांट्स क्या होते हैं या किसे कहते हैं? तो ये होते हैं आपके खरपतवार, यानी कि आपने कोई फसल उगाई, आपने धान उगाई, उसके जो एक्स्ट्रा घास फूस उगाते उसी को हम खरपतवार कहते हैं। ये फसल को नुकसान पहुंचाता है। कैसे नुकसान पहुंचाता है? जो आप खाद डालेंगे फसल को, ये उसका उपभोग कर लेंगे, तो उस फसल को मिल नहीं पाएगी, फसल उत्पादन हो नहीं पाएगा, अपना नुकसान हो जाएगा। तो अवांछनीय पौधे को हम क्या कहते हैं? खरपतवार, यानी कि वीड्स कहते हैं। खरपतवार नष्ट करने वाले केमिकल को हम वीडीसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? वीडीसाइड, या हिंदी में खरपतवार नाशी भी इसको हम कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 333, यानी कि 333। CO2 का उपयोग किसमें होता है? सीधी सी बात है, इसका हम किसमें उपयोग करेंगे? अंधकार प्रक्रिया में। किसमें करेंगे? डार्क प्रोसेस में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का उपयोग डार्क रिएक्शन, यानी कि अप्रकाशिक या अंधकार प्रक्रिया में होता है। जब पेड़ पौधे अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तब वह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, यानी कि अपने अंदर खींच लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, उससे अपने अपने अपना भोजन वह बनाते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण के बाद वह O2 गैस रिलीज करते हैं, जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं और जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 334। पौधे में CO2 का अवशोषण और O2 का निकास किस क्रिया से होता है? यह होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे CO2 का अवशोषण करते, O2 का निकास करते हैं। मैंने पहले ही बताया था, जब हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस दौरान यह वातावरण से CO2 को लेते हैं, यानी कि अवशोषित करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये बाद O2 रिलीज करते हैं, जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। ये जीवन देने वाली भी गैस कहलाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 335। कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो यह होता माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का जो पावर हाउस है, पावर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? वो होता माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यह प्लांट एवं एनिमल सेल में पाया जाता है, यानी कि प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी यह पाया जाता है। यह ऊर्जा ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी भी इसे हम कहते हैं। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। केंद्रक को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि केंद्रक जो होता है वह मध्य में स्थित होता है कोशिका के। यह प्लांट एवं एनिमल सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कोशिकाओं से होने वाली सभी क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है। ये केवल हरा रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? सिर्फ यह हरी पत्तियों में ही पाया जाता है।
क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ प्लांट यानी कि पौधे का रसोई घर भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी प्लांट सेल एवं एनिमल सेल में पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? कैमलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। इन्हीं के नाम पर इसे गोल्जी बॉडी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी सेल में पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है, अतः इसे डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक यानी कि अणुओं की यातायात प्रबंध भी कहा जाता है। यह लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। किसके निर्माण में सहायक होता है? यह लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। अब देखते हैं 336 नंबर, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण क्या है? यह क्या है? पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटॉन द्वारा उत्तेजन। इसका जो आंसर है वह डी है। प्रकाश के प्रथम चरण में पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटॉन द्वारा उत्तेजन होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 337, वाष्पो उत्सर्जन नापने का यंत्र क्या है? वह होता पोटोमीटर। क्या होता है? पोटोमीटर। हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। हाइड्रो मतलब वाटर, यानी कि द्रवों का क्या नापा जाएगा? अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। लैक्टोमीटर। और जो दूध से दही में परिवर्तन होता है वह होता है लैक्टोबैसिलस के कारण। किस जीवाणु के कारण? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। और दूध की शुद्धता हम किससे नापते हैं? वह नापते हैं लैक्टोमीटर से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 338, पौधों में जल का संवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके द्वारा होता है? यह होता है आपका जाइलम के माध्यम। जाइलम क्या करता है कि पानी और खनिज लवणों को ऊपर खींचकर लाता है। इसके बाद फ्लोएम भोजन बनाता है, यानी कि भोजन बनाए भोजन क्या करता है? जो पेड़ पौधे की विभिन्न प्रकार की शाखाएं उन तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 339, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? यह होता है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 340, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज अंत में परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है? पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में परिवर्तित होता है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद।